हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो हाउ टू प्रिवेंट पीडियाट्रिक मेडिकेशन सीरर। बच्चों में पीडियाट्रिक मेडिकेशन सीरर को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे आप मेरी ड्रग रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। तो आए शुरुआत करते हैं। पीडियाट्रिक मेडिकेशन प्रिवेंशन को समझने के से पहले हम ये देखते हैं कि कौन से काजेज़ होते हैं, कौन से रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पीडियाट्रिक मेडिकेशन सीरर होती है, और उसके लिए कौन सी सॉल्यूशन है, कौन सी प्रिवेंशन है, वो हम बाद में उससे डिस्कस करेंगे। पहले हम रीज़न्स देखते हैं, काजेज़ देखते हैं कि कौन से मेडिकेशन एरर के काजेज़ हैं। नंबर 1 पे होता है कैलकुलेशन एरर्स। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को डोज प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो उसमें कौन से कैलकुलेशन एरर होते हैं वो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ। एक होता है रॉन्ग, दूसरा राइट वे। रॉन्ग ये होता है कि समटाइम डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं चाइल्ड को डोज 0.1 मिलीग्राम, अब ये पेरेंट्स को या पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये 1 मिलीग्राम है या 0.1 मिलीग्राम है या 0.1 मिलीग्राम है। तो इसको क्लियर रखने के लिए डॉक्टर को 0.1 मिलीग्राम लिखना चाहिए। ये एक सही तरीका होता है पेरेंट्स के चाइल्ड में जब डोज रिकमेंड करते हैं। दूसरी जो डॉक्टर मेडिकेशन एरर में कैलकुलेशन में एरर करते हैं वो होता है 1.0 मिलीग्राम। अब इसमें भी पेरेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं, ये 10 फॉल्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहिए कि ये 1 मिलीग्राम है या 10 मिलीग्राम है, कन्फ्यूजन तो होता है। तो इसका भी जो सही तरीका होता है वो 1 मिलीग्राम पर डोज है। तो ये समटाइम कुछ ऐसे डेसिमल टाइप के जो मेडिकेशन एरर होते हैं, काजेज़ होते हैं, कैलकुलेशन एरर होते हैं, उसमें डॉक्टर्स को एहतियात करनी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे रीज़न पे आते हैं। कौन से रीज़न है जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर होती है? उसमें होती हैं लुक लाइक ड्रग्स एंड साउंड लाइक ड्रग्स। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत सारी कंपनीज मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रही होती हैं, उनमें बहुत कम ही डिफरेंट होता है। उसको आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स के लिए या जो लेस क्वालिफाइड जो जो पर्सन होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कि लुक लाइक ड्रग्स और साउंड लाइक ड्रग्स कौन सी होती हैं। साउंड लाइक ड्रग्स में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। लाइफ सेविंग ड्रग है डोपामाइन, उसके साउंड लाइक में ड्रग आती है डोब्यूटामाइन। दूसरी मेडिसिन आती है प्रोप्रानोलोल, ये बीटा ब्लॉकर ड्रग है। उसके जो प्रोप्रानोलोल, उसके जो अपोजिशन में साउंड लाइक ड्रग्स आती है उसे कहते हैं पिडिसिलोन। ये स्टीरॉयड ड्रग है। उसके कॉम्बिनेशन में एक और ड्रग आती है बीटा ब्लॉकर में, एटिनालोल। उसके जो दूसरी गाउट के लिए मेडिसिन यूज़ हो रही होती है वो कहती है एलोप्यूरोनोल। ये कुछ मैंने एग्जांपल बताए हैं जो साउंड लाइक, हम किसी को अगर दूर से आवाज़ देते हैं, हॉस्पिटल में काम नर्सिंग स्टाफ काम कर रही है, उसको कह दें कि आप इसको डोपामाइन लगा दें, और समझने वाले ने डोब्यूटामाइन समझ लिया, तो ये वर्बल जो हम ऑर्डर्स दे रहे होते हैं उससे ये साउंड लाइक या लुक लाइक की जो मेडिसिन साउंड लाइक की मेडिसिन होती है उसमें मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लुक लाइक में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जो मेडिसिन एक जैसी हों उसको हम डबल चेक लगा दें, कोई बार कोड लगा दें, कोई दूसरा नंबर कोड लगा दें, या उन मेडिकेशंस को हम फार्मेसी में अगर वो पड़ी हुई है तो उसको एक दूसरे से अलग किसी शेल्फ में रखें ताकि हमें पता हो कि उसमें कौन सी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, या इसमें एक साथ रखने से ये मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ओरल लिक्विड कंसंट्रेशन। जो बच्चों में जो फार्मूलेशंस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उसमें भी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एसिड अमाइनोफिन एक ड्रग है जो पेनाडोल ड्रॉप्स, इन्फेंट ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, प्लेन सिरप अवेलेबल है, कार्पोल 6+ अवेलेबल है, 6 साल के बच्चों के लिए जो अवेलेबल है उसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा। जेनेरिक नेम है एसिड अमाइनोफिन।
अब इसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है फार्मूलेशन में वो इन्फेंट ड्रॉप्स में होती है 100 mg/ml, और प्लेन सीरम में होती है 125 mg/5 ml। 6 ईयर से अबव चाइल्ड के लिए जो होती है 250 mg/5 ml। अब इसमें एरर कैसे होते हैं, डॉक्टर ने 4 साल के जो बच्चा है उसके लिए 4 ईयर चाइल्ड के लिए जो डोज प्रिस्क्राइब किया है 5 ml पेनाडोल का या एसेटामिनोफेन का, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास अगर वही इन्फेंट ड्रॉप्स अगर अवेलेबल हो उसके अगर वो 5 ml किसी चाइल्ड को दे दें, एडमिनिस्टर कर लें, तो वो 5 ml इक्वल टू हो जाएंगे 500 mg के। 500 mg के ये एक जो है अडल्ट डोज हो जाएगा। जो जो चाइल्ड होगा इसमें फिर एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होते हैं, मेडिकेशन एरर होते हैं। तो घर में जो आपके पास सिरप पड़े हों उनकी कंसंट्रेशन, जो जेनेरिक की कंसंट्रेशन हो, इंग्रेडिएंट हो, उसको आप डबल चेक कर लिया करें कि जो डॉक्टर ने जो डोज लिखा है उस डोज के अगेंस्ट कितने मिलीग्राम 5 ml में हो रहे हैं। इसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम है, इनके 5 ml में 125 मिलीग्राम है। जो इन्फेंट का जो पेनाडोल का ड्रॉप होता है उसके 1 ml में 100 मिलीग्राम होता है। तो इसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमें चेक करना है कि इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल कौन सी है और स्ट्रेंथ में कितने मिलीग्राम है। और उसके बाद आता है मेडिकेशन रिस्क फैक्टर्स। मेडिकेशन रिस्क फैक्टर्स में नंबर पहले पे आता है पुअर हैंड राइटिंग। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सरों का जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं वो या तो जो फार्मेसी में अवेलेबल फार्मासिस्ट हैं उनको रीड आउट करनी नहीं आ रही होती, या उसकी वजह से भी बहुत सारे मेडिकेशन एक ही जगह पे दूसरी मेडिकेशन डिस्पेंस होने के चांसेस होते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको चाहिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिख रहे हैं उसमें क्लियर और जेनेरिक बेसिस पे या ब्रांड बेसिस पे जो भी लिखे हैं तो उसमें क्लियर राइटिंग हो कि पेशेंट को समझ आए कि उसमें जो मेडिसिन कौन सी लिखी है, उसमें कैलकुलेशन में डोज कौन सा लिखा है, कितने डेज के लिए लिखा है। ये एक प्रॉपर होती है जो अक्सर मेजर मेडिकेशन एरर में ये पहले नंबर पे आ रही होती है कि मेरे डॉक्टर की हैंड राइटिंग बहुत सारों को मेडिसिन की समझ नहीं आ रही होती। इन एक्सपीरियंस स्टाफ जो हॉस्पिटल में स्टाफ काम कर रहे होते हैं, कुछ लर्निंग स्टूडेंट होते हैं, कुछ ट्रेनी होते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है सम टाइम मेडिकेशन एरर करने के लिए। उसके लिए डबल चेक करवाना चाहिए कि ये जो मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी है या जो मैं पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रही हूँ क्या वो वही है या सेम है। तीसरे नंबर पे होती है लेक ऑफ फॉलोअप। डॉक्टर ने मेडिकेशन दी है 3 दिन के लिए कि आप फॉलोअप पे आएँ। अगर पेशेंट को एक कंप्लेन है इमेटिक की, वोमिटिंग एक दिन में अगर कवर हो रही है और पेशेंट फॉलोअप पे नहीं आ रहे तो वो एक हफ्ता या 10 डेज के लिए विदाउट ए कंप्लेन ऑफ एंटी इमेटिक ले रही हैं। या कोई कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन थी और कॉन्स्टिपेशन अभी वो सॉल्व हो चुकी है फिर भी उसको आप कंटिन्यू वही सेम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आगे चल के वो डायरिया की कंडीशन पे आ जाती हैं। तो ये भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर होते हैं, ये आप नोट कर लें। अभी जो मैं आपसे दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करूँगा हाउ टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। अब इसके लिए सॉल्यूशन कौन सा है अभी वो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर के लिए 5 राइट्स होते हैं जो जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है या फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको ये लाजमी याद होने चाहिए। 5 राइट्स। 5 राइट्स में नंबर 1 पे होता है राइट पेशेंट। राइट पेशेंट। नंबर 2 पे राइट राइट ड्रग। थर्ड नंबर पे राइट डोज। फोर्थ नंबर पे राइट
रूट, 5th नंबर पे राइट टाइम। ये 5 राइट्स हैं जो बेसिक हैं पीडियाट्रिक में मेडिकेशन एरर को रोकने के लिए, कम करने के लिए। राइट पेशेंट, नंबर 1 पे राइट पेशेंट। जब हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है, उसमें बहुत सारे सेम नेम के 2 या 3 बेड पे पड़े होते हैं, एडमिट होते हैं पेशेंट। तो जब वही वर्बली हम किसी को कहेंगे कि फ़िलां पेशेंट को आप ये जो है ए या बी या सी पेशेंट को, बी पेशेंट को आप ये लगा दें, फ़िलां एसिटामिनोफ़ेन दे दें या दूसरी मेडिकेशन दे दें, तो उसके 2 या 3 पेशेंट और उसी नाम से एडमिट होते हैं जिनको वो कंप्लेन नहीं होती। उसी वजह से जो स्टाफ शिफ्ट चेंज हो जाती है, वो मेडिकेशन किसी को वर्बली कह देते हैं, जो लेस क्वालिफाइड हो या ट्रेनिंग पे हो या सीखने ट्रेनी हो या लेस एक्सपीरियंस हो, उसको जब कहेंगे तो वो राइट पेशेंट की जगह पे दूसरे पेशेंट को वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर देगी। और दूसरे नंबर पे आता है राइट ड्रग। राइट ड्रग मतलब कि वो जो, जैसे मैंने पहले बताया, एडिकेशन एरर में बहुत सारी स्ट्रेंथ अवेलेबल होती हैं, तो हमें किसी भी पेशेंट को डोज देने से पहले डबल चेक करना चाहिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए मेडिकेशन, वो क्या वही डोज में, वही ड्रग क्या मैं उसे एडमिनिस्टर कर रही हूँ या नहीं हूँ। इसमें नर्सिंग स्टाफ का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये 5 राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नंबर 3 पे आता है राइट डोज। राइट डोज देना चाहिए कि डॉक्टर ने जो 0 पॉइंट कैलकुलेशन एरर्स उसमें ना हो, कि राइट डोज क्लियर, पुअर हैंड राइटिंग ना हो, कि नर्सिंग स्टाफ या फार्मासिस्ट जो भी हैं वो समझ सकेंगे डॉक्टर ने इसको कितना डोज जो है रिकमेंड किया है। नंबर 4 पे होता है राइट रूट। राइट रूट में बच्चों के लिए जो होते हैं वो इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि वो टेबलेट फार्मूलेशन नहीं ले रहे होते, तो उसमें समटाइम ये होता है कि कुछ मेडिकेशन इंजेक्टेबल होती हैं जो इंट्रावीनस देनी है और वो इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। ये कुछ मेडिकेशन एरर के हैं। और नंबर 5 पे होते हैं राइट टाइम। राइट टाइम का क्या मतलब है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं उसमें 24 आवर्स की मेडिकल टाइमिंग होती है, जिसमें 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। तो किसी की शिफ्ट कंप्लीट पहले ख़त्म हो जाती है तो वो डोज एक मिस हो जाता है या पहले डोज दे के चले जाते हैं। जैसे मिसाल एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर बीडी का डोज है 2 टाइम्स डेली है, सुबह 10 बजे और रात 10 बजे है, तो सुबह 10 बजे तो स्टाफ ने जो है एडमिनिस्टर कर लिया, लेकिन रात के 10 बजे की जगह पे 8 बजे एडमिनिस्टर कर लिया। ये भी, इससे भी जो है ना मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ये 5 राइट्स होते हैं जो मोस्टली स्टाफ नर्स को ज़्यादा इनकी अहमियत पता होनी चाहिए कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में जो है ना पीडियाट्रिक के लिए स्पेशली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग।